नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भाषा विज्ञान के यूनिट 4 अर्थ विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। इसमें अर्थ की परिभाषा, शब्द अर्थ संबंध, अर्थ प्रतीति के साधन, अर्थ निर्णय के साधन तथा अर्थ परिवर्तन के कारण व दिशाएं को पढ़ना है। तो आइए अर्थ की संकल्पना को देखते हैं। किसी भी भाषिक इकाई, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, रूप, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य या प्रोक्ति को पढ़कर या सुनकर मस्तिष्क को जो समझ आता है, जो हम ग्रहण करते हैं, वही अर्थ कहलाता है। अर्थ का लक्षण देते हुए भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ वाक्य पदीय में कहा है कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ की प्रतीति होती है, वही उसका अर्थ है। सभी भाषिक तत्वों के द्वारा जो भी संप्रेष्य है, उसे हम अर्थ और उसके विश्लेषण की परिधि में मान सकते हैं। किसी भी शब्द का यह संप्रेष्य अर्थ प्रयोक्ता या श्रोता दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए अर्थभेद की स्थिति बनती है। यहाँ कहा जा रहा है सभी भाषिक तत्वों के द्वारा जो भी संप्रेष्य है, यानी जो भी संदेश है, जो भी वो विचार अपना विनिमय करना चाह रहा है, उसे हम अर्थ और उसके विश्लेषण की परिधि में मान सकते हैं। किसी भी शब्द का संप्रेष्य यानी जो भी विचार है, जो उस शब्द के माध्यम से कहना चाह रहा है, अर्थ प्रयोक्ता यानी जो वक्ता है या फिर जो लेखक है, और श्रोता जो उसको सुन रहा है, दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि बोलने वाले पर भी निर्भर करता है और सुनने वाले पर भी निर्भर करता है कि उस शब्द का अर्थ क्या निकलेगा। इसलिए अर्थभेद की स्थिति बन जाती है। समानार्थी के अतिरिक्त विपरीत प्रतीत होने वाले शब्दों में इस अंतर का विश्लेषण ही अर्थ विश्लेषण कहलाता है। अर्थ विश्लेषण को ही हम अर्थ विज्ञान कह सकते हैं। विपरीतार्थक शब्दों के प्रयोग में भी विषय और प्रसंग की विशेष भूमिका है। विषय और प्रसंग के अंतर में एक ही शब्द के अनेक विलोम शब्द हो सकते हैं। जैसे काला का विलोम शब्द सफ़ेद होता है, ये वस्तु के लिए है, वो ये वस्तु का रंग बताया जा रहा है। दूसरे अर्थ में देखें तो काला का विपरीतार्थक शब्द गोरे होता है, यहाँ व्यक्ति के रंग के लिए बताया जा रहा है। पहला काला का सफ़ेद बताया जा रहा है, वो किसी वस्तु के रंग के लिए बताया जा रहा है। तो इस तरह से वक्ता और श्रोता के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसका अर्थ सही रूप से पहुँच पा रहा हो या नहीं। किसी शब्द का उसके अर्थ से स्थिर या नित्य संबंध नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी शब्द के विशेष का एक ही अर्थ हो। एक शब्द के एक या उससे अधिक अर्थ भी हो सकते हैं, जो कि संदर्भ विशेष में प्रयोग किए जाने पर ही पूर्ण रूप से समझे जा सकते हैं। जैसे अर्थ शब्द अभिप्राय, धन, हेतु, कारण, प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए जब हम अर्थशास्त्र कहते हैं तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसे अर्थ के रूप में देखा जाता है, यानी मुद्रा के, यानी इकोनॉमिक्स में पैसे के रूप में इसे देखा जाता है। वहीं जब हम शब्दों का अर्थ का बात करते हैं तो वहाँ मीनिंग के रूप में देखा जाता है। इसी तरह मीनिंग को अभिप्राय कहते हैं। अब हम शब्दों के अर्थ में भिन्नता को देखते हैं तो एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्द अभिव्यंजक होते हैं, लेकिन सभी शब्दों में पूर्ण पर्याप्तता संभव नहीं। उदाहरण के तौर पर देखें तो अच्छा और प्रशंसनीय दोनों पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म आर्थी अंतर है, जिसके कारण प्रशंसनीय का प्रयोग प्रायः किसी गुण, भाव, विचार और कार्य के लिए होता है, जबकि अच्छा का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु के लिए भी होता है। यह कहा जा रहा है कि अर्थ के लिए अनेक शब्द अभिव्यंजक है, लेकिन सभी अर्थों में पूर्ण पर्याप्तता संभव नहीं है। यानी कि सभी में थोड़े न थोड़ा डिफरेंस अलग होगा, नहीं तो वो दो शब्द बनेंगे ही क्यों। तो इस प्रकार दूसरा देखें, हिंदी में शब्दों के अर्थ में भिन्नता अनुनासिक के कारण भी देखने को मिलती है। जैसे इसके उदाहरण के तौर पे देखें तो हम कहते हैं सवार। सवार मतलब किसी, जैसे घोड़े पर सवार है मतलब चढ़ा हुआ, वही इसमें हम चंद्रबिंदु लगा दिए संवार बोल देते हैं, तो मतलब संवारना, मतलब उसको सजाना, संवारना जो होता है वो संवारना अर्थ यहाँ निकल रहा है। फिर कहते हैं कहा। कहा मतलब कहना, वही कहाँ मतलब
वेयर वाला कहाँ, स्थान जगह के बारे में बोला जा रहा है। इसी प्रकार है गई और गई, इसमें अनुनासिकता का अंतर है। तो एक गई का अर्थ होता है चली गई, और एक गई का अर्थ है कोई घटना हुई, मतलब की गई, कोई कार्य की गई, इसके बाद ये हुई। तो इस तरह से यहाँ गई के दो अर्थ निकल जा रहे हैं। मतलब किसी के बारे में कहेंगे चली गई तो वो किसी के जाने का बोध हो रहा है, लेकिन कोई कार्य की गई, तो इस तरह से यहाँ गई के दो अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ अनुनासिकता के कारण शब्दों के अर्थ में आए परिवर्तन को हमने देखा। अब हम देखते हैं हिंदी में द्वित्व वर्ण आ जाने के कारण भी अर्थ में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे पक्का और पक्का। पका का मतलब है पका हुआ, मतलब खाना पका हुआ, और पक्का का मतलब है पक्का, आप समझ रहे होंगे, प्रॉमिस, पक्का। और पता और फिर पत्ता। पता का अर्थ है वो आपको पता है, जानकारी। और पत्ता का अर्थ है एड्रेस। फिर है बचा। बचा मतलब इतना बचा हुआ है, इतना शेष है। और वहीं बच्चा का अर्थ हो जाता है, बच्चा मतलब चाइल्ड, चिल्ड्रेन, वो वाला बच्चा। चौथे शब्द और अर्थ के संबंध को देखें तो हिंदी में अनेक भाषाओं से शब्द समन्वित है। अलग अलग भाषा स्रोतों से आने वाले एक शब्द अर्थ की दृष्टि से अनेकार्थी बन जाते हैं। जैसे एक शब्द है आम। आम जब संस्कृत में रहता है तो ये फल का अर्थ निकालता है, लेकिन जब इसका प्रयोग अरबी में होता है तो ये साधारण या सामान्य रूप में अर्थ प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार अर्थ के प्रकार को देखते हैं। किसी भाषिक प्रतीक या शब्द को सुनकर या पढ़कर सामान्य रूप से जो मानसिक प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है, लेकिन कई बार सामान्य के अतिरिक्त किसी विशेष अर्थ की भी प्रतीति होती है। इस आधार पर अर्थ के कई प्रकार माने जाते हैं। तो आइए हम इन प्रकारों पर चर्चा करते हैं। पहला है संरचनार्थ शब्द। संरचनार्थ शब्द की रूप रचना जिन संरचनाओं के द्वारा होती है उनसे संबंधित अर्थ संरचनार्थ कहलाता है। जैसे एक शब्द है जलज, इसकी रूप रचना जल जोड़ ज से हुई है। उसी तरह दूसरा शब्द है पंकज, इसकी रूप रचना पंख जोड़ ज से हुई है। इनके आधार पर इन दोनों शब्दों का संरचना परक अर्थ जल जोड़ ज यानी कि जलज, जल से उत्पन्न होने वाला, और पंकज का कीचड़ से उत्पन्न होने वाला अर्थ है। इन दोनों शब्दों के एक संरचनार्थ के आधार पर वनस्पतियों को भी पंकज कहा जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भाषा में शब्द का प्रयोग उनके संरचनार्थ के आधार पर हो। इसके बाद दूसरा है हमारा मुख्यार्थ या सामान्यार्थ। शब्दकोश के अनुसार किसी भी शब्द का जो सामान्य या निश्चित अर्थ हो वही उसका सामान्य अर्थ कहलाता है। जैसे अन्न का हम अनाज कहते हैं, वायु यानी हवा, कीमत यानी कि मूल्य, तो ये सामान्य अर्थ है। इस प्रकार है लक्ष्यार्थ। जब प्रयोजन या रूढ़ि के आधार पर शब्द के सामान्य मुख्यार्थ से अलग हटाकर भिन्न लक्षित अर्थ को ग्रहण किया जाता है तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो गाय से सीधापन का अर्थ निकलता है, वहीं शेर से बहादुरी का अर्थ निकलता है। जिसे किसी को कह देते हैं कि वो तो गाय है, मतलब वो बहुत सीधा है, या फिर किसी को कहते हैं तुम तो शेर हो भाई, शेर यानी वो बहुत बहादुर है। तो इस तरह से लक्ष्यार्थ मतलब किसी प्रयोजन या रूढ़ि से किसी शब्द का अर्थ मतलब वो लक्षित कर दिया जाता है तो वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। मुहावरों के भी प्रायः लक्ष्यार्थ ही प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद है व्यंग्यार्थ। जब किसी शब्द में मुख्यार्थ व लक्षणार्थ से भी आगे कोई अर्थ ध्वनित या व्यंजित हो तो उसे व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ कहते हैं। साहित्य रचनाओं जैसे काव्य में व्यंजनार्थ का प्रयोग अधिक होता है। अब हम प्रयोगार्थ या फिर सामाजिक अर्थ को देखते हैं। अर्थ सामाजिक होता है। हर भाषा का एक अलग अलग समाज होता है जहाँ वह प्रयुक्त होती है। अतः सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव के साथ शब्द प्रयोग और उसके विशेष अर्थ होते हैं।
उसे सामाजिक अर्थ कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप का व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, लेकिन सामाजिक अर्थ में अलग अलग हो जाता है। सामाजिक स्तर में और आयु के छोटे बड़े व्यक्तियों की भिन्नता से इसके अर्थ में अंतर आ जाता है। अब हम अर्थ परिवर्तन के स्वरूप को देखते हैं। स्वरूप की दृष्टि से अर्थ परिवर्तन के 3 प्रकार हैं: अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश। अर्थ संकोच को देखें तो जब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले की तुलना में संकुचित हो जाए तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो पहले असुर शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए होता था, लेकिन अब ये दानव का रूढ़ बन गया है। यहाँ अर्थ का संकुचन हो गया है। यहाँ उदाहरण में दिया गया है धन्य, धान्य। पहले धान्य का प्रयोग होता था वो अन्न के लिए यानी अनाज के लिए, लेकिन अब धान्य एक संपत्ति के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। पहले मंदिर का प्रयोग किसी भी भवन के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये देवताओं का घर बन के संकुचित हो गया है। इसी प्रकार अर्थ विस्तार को देखते हैं तो अर्थ विस्तार अर्थ संकोच का उल्टा है। जब किसी भाषिक इकाई का एक अर्थ पहले की तुलना में विस्तृत हो जाए तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे देखें तो एक शब्द है तेल, जो कि संस्कृत में तिल के रस के लिए प्रयुक्त होता था। तिल के रस को तिल का तेल कहा जाता था, लेकिन अभी के समय में जब हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं तो किसी भी तिलहन के लिए, किसी भी जैसे सरसों, तीसी, अलसी यानी गरी, किसी भी वो रस के लिए हम तेल का प्रयोग कर दे रहे हैं, जो कि अर्थ का विस्तार हो गया है। इसी प्रकार तीसरा है अर्थादेश। जब किसी शब्द का अर्थ कुछ से कुछ हो जाए तो उसे अर्थादेश कहते हैं। जैसे एक शब्द है आकाशवाणी, जिसका अर्थ होता है देववाणी। अब इसका प्रयोग ऑल इंडिया रेडियो के रूप में होने लगा है, यानी आकाश से होकर आने वाली वाणी आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के रूप में प्रयोग होने लगा है। तो यहाँ अर्थ मतलब परिवर्तित हो गया है। उसी तरह एक शब्द है तटस्थ, यानी तट पर स्थित, लेकिन अब इसका प्रयोग किसी का पक्ष न लेने वाले के रूप में होने लगा है। तो यहाँ अर्थ परिवर्तित हो गया है, तो इसे अर्थादेश कहा जा सकता है। अब हम इसके अंतिम टॉपिक यानी अर्थ परिवर्तन के मुख्य कारण या फिर अर्थ परिवर्तन की दिशाएं देखते हैं। पहला है बल का अपसरण। तो आइए देखते हैं बल का अपसरण। किसी शब्द के अर्थ के किसी एक पक्ष पर यदि बल पड़े तो धीरे धीरे उस दिशा में ही अर्थ विकसित होता चला जाता है, अर्थ का शेषांश छूट जाता है। उदाहरण के तौर पे एक शब्द है गोस्वामी, जिसका मूल अर्थ होता है गायों का स्वामी। जिसके पास बहुत सी गायें होंगी वह धनी होगा, अतः मानवीय होगा और गायों के साथ धर्म भावना भी जुड़ी होगी, अतः वह धार्मिक भी जाना जाएगा। आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जैसे प्रयोगों में गोस्वामी का यही अर्थ मानवीय और धर्मात्मा के लिए होने लगा। इसी प्रकार एक शब्द है जुगुप्सा। जुगुप्सा का घृणा अर्थ भी इसी प्रकार से विकसित हुआ। इसका संबंध मूलतः गुप धातु से है, जिसका अर्थ है रक्षा करना। रक्षा करने के लिए कभी कभी छिपना भी पड़ सकता है तथा घृणित कार्य को प्रायः छिपाया जाता है। तो इस तरह से आगे चलकर यह घृणा हो गया। दूसरा कारण है वातावरण में परिवर्तन। भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक वातावरण में परिवर्तन से भी अर्थ परिवर्तन होता है। इसके उदाहरण के तौर पे देखें तो आर्य लोग पहले जंगली भैंसा के लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे जिसको उष्ट्र कहते थे। जब वे अपना स्थान परिवर्तन किए, भौगोलिक सीमा परिवर्तन हुआ, तो वे रेगिस्तान में गए, वहाँ कोई जानवर नहीं था, वहाँ ऊँट था, तो उन्होंने ऊँट को भी उष्ट्र कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वातावरण में परिवर्तन से भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होते हैं। उसके बाद है नम्रता। नम्रता यानी विनम्रता। नम्रता के कारण भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे आजकल लोग अपना बड़ा बड़ा आलीशान महल भवन बनवाते हैं और उसका नाम कुटी या कुटीर रखते हैं। कुटी का अर्थ वास्तव में झोपड़ी से है, लेकिन यहाँ महलों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो कि विनम्रतावश किया जा रहा है। तो यहाँ पे उस कुटी का अर्थ निवास स्थान हो गया। इसके बाद
आधार सामग्री का उससे बनी हुई वस्तुओं के लिए प्रयोग। शीशे से दर्पण बनाए गए तो अब दर्पण का नाम ही शीशा रख दिया गया। पहले गिलास, जो कि पानी पीने वाला जो ग्लास होता है, वो ग्लास यानी शीशे से बनाया जाता था, तो उसे ग्लास कहा जाने लगा। तो गिलास अर्थ बर्तन विशेष हो गया। इस प्रकार पांचवा जो कारण है वह है संप्रेषण। प्रायः सुविधा के लिए दो शब्दों में से एक को निकालकर संक्षेप कर लिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि दोनों शब्दों का अर्थ एक का अर्थ हो जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन के लिए स्टेशन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, तो यहाँ स्टेशन से रेलवे स्टेशन का अर्थ प्रतीत होता है। इसके बाद जो हमारा छठा कारण है वह है पुनरावृत्ति। इससे भी अर्थ परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए फूलों का गुलदस्ता में फूल और गुल में एक ही अर्थ की आवृत्ति है, इसलिए गुलदस्ता का अर्थ इस प्रयोग में फूलों का दास्ता न होकर मात्र फूलों का समूह है। इसी तरह सातवां कारण देखें तो वो है एक वस्तु के नाम का प्रयोग एक वर्ग के लिए किया जाने लगा, इससे भी अर्थ में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सब्जी का पहले अर्थ होता था हरी सब्जियों से, लेकिन अभी के समय में कोई भी सब्जी हो या फिर आलू हो, टमाटर हो, इसके तो रंग अलग होते हैं, या फिर छोले की सब्जी हो, तो ये सारे सब्जी में ही गिने जाते हैं, तो यहाँ उसका हरियाली अर्थ लुप्त प्राय हो गया। इसी प्रकार एक शब्द है स्याही। पहले स्याही का शब्द का अर्थ होता है काला, स्याह मतलब काला। पहले स्याही काली होती थी, अतः स्याही कहते कहते अब हरी, लाल, नीली किसी भी रंग की स्याहियाँ हो तो उसे स्याही ही कह दिया जाता है। लेकिन स्याही का अर्थ पहले काला होता था, लेकिन अभी इंक के रूप में स्याही का प्रयोग होता है। इसी प्रकार आठवां जो हमारा लाक्षणिक प्रयोग है, लाक्षणिक प्रयोग से शब्द के मूल से अतिरिक्त अर्थों का विकास हो जाता है। जैसे हम कह देते हैं मोहन गधा है, इसमें मोहन का गधा होने का अर्थ है मूर्ख है। उसी तरह गीदड़ का अर्थ कायर जैसे अर्थों में भी प्रयोग किया जाने लगा है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ऐसे प्रयोग लक्षण यानी कि लक्षणिक माने जाते हैं। इस प्रकार हमारा अर्थ विज्ञान का जो चौथा यूनिट था वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये इस सेमेस्टर की आपकी अंतिम वीडियो है शायद। अब 4th सेमेस्टर में आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।